वेलकम टू फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में बाजार के प्रकार, एकाधिकार, अल्पाधिकार, खुला बाजार, सीमांत खपत, सीमांत उत्पादक, सीमांत बाजार, सीमांत लागत, औसत लागत, भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें हैं, आज़ादीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे और लोग भी देख सकें। तो आइए देखते हैं एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार यह बेचने वाले और अधिक खरीदने वाले होते हैं। यहाँ क्या होता है, एक बेचने वाला होगा और अधिक खरीदने वाले होंगे। सिर्फ यहाँ कौन कौन होगा, एक बेचेगा और क्या होंगे, अधिक लोग खरीदेंगे। तो वहाँ क्या होता है, एकाधिकार। अगर सरकारी क्षेत्र होते हैं तो इसमें क्या होगा, सरकार की रोक टोक होती है। सरकारी क्षेत्र होगा क्या होगा, सरकार उसको रोक टोक रहेगा। सरकार क्या करेगी, अपने नियम कानून बनाएगी। अगर 51% से अधिक कारोबार अकेले करने में सक्षम होते हैं तो वह एकाधिकार भी इस्तेमाल करते हैं। जो सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं काम कर रहे हो, क्या है, यदि 51% से अधिक कारोबार क्या करते हैं, अकेले स्वयं करते हैं, करने में क्या सक्षम है, तो क्या वह एकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अल्पाधिकार क्या होता है, मतलब कम अधिकार। जब कुछ बेचने वाले होते हैं, मतलब कुछ लोग बेचने वाले हों और बहुत लोग क्या हो, खरीदने वाले। मतलब कुछ लोग क्या हो, 2-4 लोग बेचने वाले हों और 100-200 लोग क्या हो, 1000 लोग खरीदने वाले हों। तो वस्तु की गुणवत्ता क्या होती है, दाम को निर्धारित करती है। जो वस्तु का गुणवत्ता होगी, मतलब क्वालिटी हो, क्या करेगी, वह दाम पर निर्धारित करेगी। दाम को क्या करेगी, निर्धारित करेगी, दाम कितना में बेचा जाए। फिर खुला बाजार क्या होता है। खुला बाजार जब क्या बहुत बेचने वाले होते हैं और अधिक खरीदने वाले, मतलब ज़्यादा लोग बेचेंगे और ज़्यादा लोग खरीदने वाले होते हैं। जैसे कोई बड़ा मार्केट, उसमें क्या बहुत से लोग बेच रहे हैं और बहुत से लोग क्या खरीद रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, खुला बाजार। सरकार की इसमें क्या होती है, कोई रोक टोक नहीं, मतलब सरकार इसमें कोई अपना दखल अंदाजी नहीं करता। सरकार कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं करने वाली है। फिर आ गया सीमांत खपत, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कम खपत। एक अधिक वस्तु को खपत, एक या अधिक वस्तु का खपत करने पर संतुष्टि की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। मतलब क्या, जब वस्तु की क्या हो रही, खपत हो रही है, एक या अधिक वस्तु की क्या हो रही, खपत हो रही है, तो वहाँ क्या होगा, संतुष्टि की मात्रा अधिक होगी, मतलब ज़्यादा लोग क्या होंगे, उससे संतुष्ट होंगे। और सीमांत खपत इसे क्या कहेंगे, इसे सीमांत खपत कहेंगे। जब क्या होंगे, अधिक लोग क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। एक से अधिक वस्तु को खपत में क्या होगी, संतुष्टि की मात्रा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसे क्या कहेंगे, सीमांत खपत कहेंगे। फिर सीमांत उत्पादक क्या होता है। एक अधिक वस्तु को उत्पादित करने के लिए, जब एक अधिक वस्तु को क्या कर रहे हैं, उत्पादित, एकाधिक वस्तु को क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं, पर जो भी क्या होती है, संतुष्टि की मात्रा में अंतर आता है। मतलब जो क्या संतुष्टि की मात्रा में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादक। मतलब क्या आ रहा है, इतना उत्पादन करने पर क्या आ रहा है, आप संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादक कहेंगे। मतलब क्या होता है, आप भोजन करते हैं तो जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप संतुष्ट होंगे नहीं। तो उसी प्रकार ये भी होता है कि मतलब क्या, जब तक उत्पादित करने पर जो भी संतुष्टि की मात्रा में अंतर आता है, मतलब क्या, जो मात्रा में अंतर आएगा, सीमांत बाजार मतलब सीमांत खपत में क्या है, उत्पादन के हिसाब से जब क्या अंतर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, उसे सीमांत उत्पादन कहेंगे। अब सीमांत लागत क्या होता है। सीमांत लागत वह होता है जब क्या होता है, एक अधिक वस्तु की उत्पादन करने में जो लागत आती है, मतलब क्या, एक अधिक वस्तु को कह रहे हैं उत्पादित कर रहे हैं, तो उसमें जो लागत आ रहा है, मतलब क्या, जो खर्च आ रहा है, उसे क्या कहेंगे, सीमांत लागत कहेंगे। और इसको बेच कर क्या जो मुनाफा होता है उसे क्या कहेंगे, सीमांत आय कहेंगे। जब इस वस्तु को बेचेंगे और क्या हो जाएगा, हमको कुछ मुनाफा होगा, लाभ होगा, तो हम काम कोई भी करते हैं क्या, प्रॉफिट के लिए ये कोई भी काम करते हैं, तो जब इसमें क्या होगा, जब हमको मुनाफा होगा तो वही क्या कहलाएगा, सीमांत आय कहलाता है। फिर आ गया औसत लागत। औसत लागत क्या होता है, हर वस्तु का क्या होता है, कीमत अलग अलग होती है। मतलब कोई भी वस्तु क्या, हर वस्तु का कीमत एक समान हो नहीं सकता। कोई 10 रुपये किलो बिकेगा, कोई 50 रुपये बिकेगा, कोई 200 रुपये भी किलेगा किलो बिकेगा। तो इस पर क्या होती है, हर वस्तु की कीमत क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए कुल मूल्य को जोड़कर और कुल संख्या से भाग करके औसत लागत देते हैं। मतलब क्या, 10 वस्तु हैं, 10 वस्तु का क्या अलग अलग कीमत है,
और कीमत है तो क्या करें, इसके लिए क्या करेंगे, सभी वस्तुओं का क्या करेंगे, कीमत को जोड़ देंगे और जितनी वस्तुएं क्या करेंगे उससे भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, औसत लागत हमको आ जाएगा। औसत लागत था। अब आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। वो तो औसत लागत था, ये अब अवसर लागत। जब हम एक वस्तु को त्याग कर, मतलब क्या करते हैं, कोई वस्तु क्या करें उसको त्याग कर दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और उसकी जो लागत आती है उसे क्या कहेंगे, अवसर लागत कहते हैं। जब हम क्या करें, एक वस्तु को क्या करें, त्याग दे रहे हैं, मतलब एक वस्तु को क्या करें, छोड़ दे रहे हैं, और दूसरे वस्तु को क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्या हो, कोई एक नौकरी छोड़ दिया, उसको क्या लगा दूसरा नौकरी उससे बढ़िया मिल रहा है, तो क्या करेंगे, वह दूसरे नौकरी में जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ आपको सुविधा ज़्यादा मिल रही है। तो क्या करेगा, दूसरे लोग कहाँ जाएगा, दूसरी नौकरी में वह जाना चाहता है। जब दूसरे नौकरी में जाना चाहेगा तो वहाँ उसको सुविधा ज़्यादा मिलेगी, तो क्या कहेंगे, उसे अवसर मिल रहा है, मतलब उसे क्या कहेंगे, अवसर मिल गया, क्या, एक कंपनी से दूसरी कंपनी। तो वही क्या है, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, एक वस्तु को त्याग करें यानी कि छोड़कर दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसकी जो लागत आती है उसे क्या कहेंगे, अवसर लागत कहते हैं। क्या कहेंगे, अवसर लागत कहेंगे। और आइए आगे देखते हैं। अवसर लागत में क्या होते हैं, यातायात, विज्ञापन एवं कर को क्या करते हैं, जोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अवसर लागत में क्या करते हैं, जो यातायात होता है और विज्ञापन होता है और कर, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पूरा खर्च जोड़कर क्या करेंगे, अधिकतर खुदरा मूल्य क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जब पूरा लागत जब लग मिल जाएगा उसके बाद तब क्या करेंगे, उस पर हम कुछ अपना लाभ लेकर क्या करेंगे, खुदरा मूल्य प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी उपभोक्ता कोई भी उपभोक्ता के हक के साथ यदि खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, कोई भी उपभोक्ता है, मतलब क्या, आप उपभोक्ता हैं तो क्या कर रहा है, आपके हक के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपको इतना ज़्यादा दाम लगेगा, किसी भी चीज़ के लिए क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में उनके लिए बना है, और वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आपके हक के खिलाफ क्या कर रहा है, कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो उपभोक्ता फोरम में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या होता है, 1986 के तहत क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट अपील होगा। यदि क्या है, आपका पैसा क्या है, किसी को आप कहीं काम किया है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 0 से 20 लाख रुपए तक है, क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जाएंगे, आप वहाँ डायरेक्ट जाएंगे, क्या जिले पे जाएंगे, वहाँ जिले जब डायरेक्ट जाएंगे क्या वहाँ से क्या करेगा, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर वहाँ पर होते हैं, और क्या करेंगे, उसका निर्णय लेंगे। फिर क्या, यदि 30 दिन के अंदर वहाँ पर सुनवाई नहीं हो तो आपको क्या करेंगे, राज्य में जाएंगे, और 30 दिन के अंदर क्या करेगा, सुनवाई नहीं कर पाए तो क्या करेगा, वह राज्य में भेज देगा, राज्य को भेजेगा, वहाँ भी देखेंगे, एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर होंगे, एक फीमेल होगी, वहाँ पर यदि उसका निर्णय नहीं कर पाए तो क्या सीधे नेशनल, मतलब क्या, राष्ट्र में भेज देगा, वहाँ पर 30 दिन के अंदर क्या सुनवाई हो जाएगा। तो क्या देखेगा, उसे प्रेसिडेंट और 4 मेंबर वहाँ होंगे, और क्या करेंगे, उसका निर्णय लेंगे, और उसके खिलाफ क्या करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या, डायरेक्ट अपील होगा, यदि क्या 20 लाख से 1 करोड़ के तक है पैसा आपका, तो सीधे क्या आपको राज्य में जाना पड़ेगा, राज्य में के पास जाएंगे तो वहाँ एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होंगे, वह क्या, या फीमेल होगी उसमें से 2 मेंबर में, वहाँ से क्या 30 दिन के अंदर सुनवाई नहीं कर पाती क्या सीधे नेशनल में भेज देगी, तो वहाँ भेजेगी, तो वहाँ पर क्या है, उसका सुनवाई हो जाएगा। और क्या, यदि एवं 1 करोड़ से क्या है, अधिक रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ सीधे आप केंद्र में जाएंगे, मतलब राज्य में जाएंगे, राष्ट्र में जाएंगे, मतलब तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर, जिसमें क्या होगी, एक फीमेल, वहाँ पर आपकी सुनवाई हो जाएगी, एकदम कन्फर्म है। अब आइए देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य बातें। क्या, अधिक जनसंख्या, कृषि पर अधिक जनसंख्या क्या करती है, निर्भर। जब जनसंख्या अधिक हो जाए क्या करती है, अधिक जनसंख्या कृषि पर क्या करती है, निर्भर करती है। आय में संतुलन, अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, आय में संतुलन होना चाहिए। फिर उद्योग की कमी, भारतीय व्यवस्था में क्या है, उद्योग की कमी है। फिर पूंजी की भी कमी होती है। फिर संस्कृत की मौजूदगी। फिर असंतुलित बाजार है। फिर यातायात एवं संचार की सही मौजूदगी नहीं होना। कम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, सब क्या है, अर्थव्यवस्था की कुछ कमियां हैं और ये क्या है, मुख्य बातें भी हैं। इतने चीज़ें भारत अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन क्या इसमें कुछ बातें चीज़ें नहीं हैं।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ष के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है, इसे स्वर्ण वर्ष के 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म को स्वर्ण वर्ष के नाम से जाना जाता है। जी इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है इसे क्या आर्थिक सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आर्थिक विकास को क्या होता है, बढ़ावा देना भी, इसे क्या कहते हैं, बढ़ावा देगा, विभिन्न नई नई नीतियों को क्या करेगा, कार्यक्रम चलाएगा। और इस कार्यक्रम को क्या एक दीर्घकालीन क्या बहुत कई उद्देश्य से क्या किया जाता है, पैकेज के रूप में क्या होता है, चलाया जाता है। या क्या किया था, जुलाई 1991 में क्या हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार में इसे तेज और सुचारू रूप से क्या किया जाएगा, चलाकर आर्थिक विकास की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया था। इसलिए क्या इसे स्वर्ण वर्ष के नाम से 1991 क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म आर्थिक सुधार को क्या कहते हैं 1991, इसे स्वर्ण वर्ष को क्या कहते हैं, नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म का स्वर्ण वर्ष किसे कहा जाता है, 91, 1991, 1992, 1891, 1882 ऐसे दे देगा। और आप क्या मार देंगे 1991, जुलाई कहीं माह भी दिया जुलाई तो क्या करेंगे, जुलाई कर देंगे, जुलाई 1991। फिर आज़ादीकरण क्या होता है, निगम के ऊपर, जो निगम होता है उसके ऊपर क्या कहते हैं, कम से कम रोक टोक होनी चाहिए, जिससे क्या हो आसानी से कार्य कर सके। जो निगम होगा क्या करेगा, वो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कम से कम रोक टोक होना चाहिए, जिससे क्या हो आसानी से कार्य कर सके और अच्छे तरह से क्या कर सके, अपने निगम का क्या कर सके, विकास कर सके। फिर निजीकरण, निजीकरण क्या होता है, एक लाइन में सरकारी क्षेत्र को क्या कहता है, निजी क्षेत्र में क्या किया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब क्या किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, मतलब क्या किया जाता है, जो सरकारी क्षेत्र है उसको क्या किया था, प्राइवेट कर दिया। इस समय क्या करे, गवर्नमेंट हर चीज़ को क्या करना चाह रही है कि क्या सभी चीज़ को प्राइवेट कर दें, जिससे उसको अपने जिम्मेदारी से क्या हो सके, मुक्ति मिल सके, उसको फ़ायदा भी रहेगा, ज़्यादा ताम झाम उसको रहेगा नहीं। इसे क्या कहते हैं, सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब आ गया ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण क्या है, जैसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वैश्विक निगम के ऊपर, जो निगम होता है उसके क्या ऊपर कम से कम रोक टोक होगा तो वह आसानी से क्या करेगा, कार्य कर पाएंगे, अर्थात आयात एवं निर्यात क्या आसानी से कर पाएगा। या क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि विश्व के देश एवं क्या मध्य जो क्या होती है प्रौद्योगिकी और पूंजी होगी क्या करेंगे, उसकी सूचना वस्तु एवं सेवाओं आदि को क्या क्षेत्र में बढ़ती हुई आर्थिक परस्पर क्या होगी, इससे निर्भरता होगी। इसे क्या कहेंगे, इसे वैश्वीकरण कहेंगे। इसमें क्या आयात और निर्यात क्या हो, बिना रोक टोक, कम से कम रोक टोक हो आयात और निर्यात में क्या होगा, इससे क्या करेगा, वह अपना विकास कर पाएगा और आसानी से कार्य करेगा। फिर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या उत्पाद का जीवन चक्र क्या है। तो इसमें क्या है, एक कर्व बनेगा, क्या है सर्किल डायग्राम हो गया, हाफ साइकिल की तरह क्या बन रहा है। तो इंट्रोडक्शन, फिर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फिर मैच्योरिटी पहुंच गया, फिर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। तो डिक्लाइन में तो क्या आता है, सही चीज़ सही समय पर और सही जगह और सही व्यक्ति को क्या जब नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, यह घटने लगता है। अवेलेबिलिटी उपलब्धता हो गया, चेंज इन नीड आवश्यकता में क्या हो गया, परिवर्तन। फिर चेंज इन टेस्ट मतलब क्या, स्वाद में परिवर्तन। चेंज इन इनकम मतलब आय में परिवर्तन। फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, सही उपकरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब नीचे चला जा रहा है। फिर इंट्रोडक्शन, आइए बारी बारी देते हैं, क्या ये स्टेज है और ये क्या टाइम है। अलग अलग स्टेज पर क्या अलग अलग समय पर क्या अलग अलग स्टेज आ जा रहा है। पहले क्या रहा, समय के साथ स्टेज भी बढ़ रहा है, समय बढ़ा स्टेज बढ़ रहा है, फिर क्या धीरे धीरे एक मैच्योरिटी के बाद फिर क्या रहा है, घटने लग रहा है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्राइज मूल्य, थिंग वस्तु, और डिमांड क्या होता है इसमें कम होता है। फिर ग्रोथ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो प्राइस में या मे नॉट फॉल, मतलब क्या होता है, डिमांड के साथ गिर भी सकता है, क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। और मे नॉट राइज मतलब क्या घट भी सकता है, क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। फिर अपॉर्चुनिटी, प्राइस कॉम्पिटिटिव क्या होता है, प्राइस में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और डिमांड भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, मतलब क्या डिमांड में भी।
प्राइस में भी कंपटीशन हो सकता है और डिमांड में भी कंपटीशन क्या हो सकता है, मतलब एक दूसरे से क्या प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं। फिर डिक्लाइन क्या होता है, प्राइस फॉल और डिमांड फॉल, मतलब क्या करेगा, जब रेट गिरेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी कम हो जाता है। जब रेट कोई भी आप सब्जी को ले लीजिए, जब सब्जी क्या होगा, सस्ता होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और क्या करेंगे, आप कम खरीदेंगे। जब महंगा होगा तो आपको वही चीज़ क्या होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, प्राइस का दाम घटेगा और डिमांड भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके अन्य सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।